नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन और बिजनेस की डेफिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन आया है, उसी पर आज के अंक में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य इश्यू यह था कि यदि कोई धर्मार्थ न्यास या चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी मेडिकल शॉप से एमआरपी से भी कम रेट पर बिना प्रॉफिट मोटिव के यदि दवाइयां बेचता है तो क्या वह बिजनेस के दायरे में या सप्लाई के दायरे में आएगा और क्या उसे जीएसटी भरना पड़ेगा। इस केस में एप्लीकेंट पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन किया और उसके बाद में वे ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष गए। इस केस के मुख्य जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि यह एप्लीकेंट है वह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक आई हॉस्पिटल चलाते हैं। इस ट्रस्ट का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। यह ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ साथ में एक मेडिकल स्टोर भी चलाता है जहां पर दवाइयां एमआरपी से भी कम रेट पर बेची जाती है और इस प्रकार से जो दवाइयां बेची जाती है वे केवल हॉस्पिटल के पेशेंट्स जो हैं, इन पेशेंट हो या आउटडोर पेशेंट हो, उन्हीं को बेची जाती है। जो हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं हैं, हॉस्पिटल से जिन्होंने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया है, ऐसे जनरल पब्लिक को इस दवाई की दुकान से दवाइयां नहीं बेची जाती है। इन फैक्ट्स के बेस पर इस एप्लीकेंट ने दो क्वेश्चन पूछे कि क्या जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इस प्रकार से दवाई की दुकान चला रहा है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, और दूसरा कि यह जो मेडिकल स्टोर है जो कम रेट पर दवाइयां बेच रहा है दवाई दुकान से, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस केस में एप्लीकेंट की तरफ से जो मुख्य आर्ग्यूमेंट्स दी गई थी वह यह थी कि चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए इसे बिजनेस कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि बिजनेस का तो उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा, यह जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, वह केवल इंडोर आउटडोर पेशेंट्स ऑफ हॉस्पिटल उन्हीं को मेडिसिन सेल कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को मेडिसिन सेल नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रस्ट की एक्टिविटीज चैरिटेबल पर्पस के लिए है, धर्मार्थ है, इसलिए उसे ट्रेड और कॉमर्स की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। जहां पर बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव होता है वहां पर चैरिटी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो बिजनेस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे प्रवृत्तियों का सातत्य होता है, उसमें जोखिम होता है, मुआवजा की अनिश्चितता होती है, लेकिन प्रॉफिट का मोटिव तो होता ही है। जबकि चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्होंने कस्टमर के ऊपर भी नियंत्रण रखा है कि केवल इंडोर आउटडोर पेशेंट्स को ही देंगे और प्रॉफिट का मोटिव भी नहीं है, कम रेट पर दवाइयां बेच रहे हैं, इसलिए यह बिजनेस की, ट्रेड या कॉमर्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और जब बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो फिर वो सप्लाई भी नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट्स एप्लीकेंट की तरफ से दी गई। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने और एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दिया, उसमें जो मुख्यतः डिस्कशन किया गया कि सेक्शन 22 जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसके अंतर्गत जो सप्लायर हो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, और जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस उसके ऊपर लगता है सेक्शन 9 के अनुसार। अब सप्लाई किसे कहेंगे, तो सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है। सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 जीएसटी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 7 के अंतर्गत जो स्कोप ऑफ सप्लाई दर्शाया गया है उसमें फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, एक तो यहां पर इंक्लूड्स लिखा है, अर्थात इसके अंदर जो दर्शाया उसके अलावा भी सप्लाई हो सकता है, लेकिन इसके जो अलग अलग क्लॉजेस हैं उसमें से क्लॉज ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
all forms of supply of goods or services or both, such as हर प्रकार का वस्तु और सर्विसेज का सप्लाई इसके अंदर इंक्लूड होता है सप्लाई में। उदाहरण के तौर पर सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, बार्टर यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यह जो लास्ट वाला फ्रेज है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें भी जो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल होता है, वह भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तभी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, अन्यथा नहीं। तो इस केस में एप्लीकेंट की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि वह जो भी एक्टिविटी कर रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट, वह इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो यहां पर बिजनेस का डेफिनेशन भी देखना आवश्यक है कि बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस का डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में दिया है। यह भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बिजनेस इंक्लूड्स, इसका क्लॉज ए है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनियरी बेनिफिट। जो भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर या इसके जैसी अन्य कोई भी एक्टिविटी हो, वह बिजनेस के अंतर्गत आ जाती है, चाहे वह पिक्यूनियरी बेनिफिट, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए एक्टिविटी की जा रही हो या नहीं। इसमें आगे भी अन्य अलग अलग क्लॉजेस हैं, तो बिजनेस की भी डेफिनेशन काफी वाइड है। अब जो एप्लीकेंट की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट था कि उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, क्योंकि वह चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए यह बिजनेस के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। उसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि चाहे कोई मॉनिटरी या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल बेनिफिट हो या नहीं हो, वह बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 के क्लॉज 17 में, वहां लिखा है वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनियरी बेनिफिट। पिक्यूनियरी बेनिफिट्स मतलब आर्थिक या फाइनेंशियल कोई भी बेनिफिट्स हो या ना हो, यदि वह ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर या इसी के जैसी और अन्य कोई भी एक्टिविटी है, चाहे उसमें कोई पिक्यूनियरी बेनिफिट अर्थात आर्थिक लाभ हो या न हो, वह बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगी। इसलिए केवल इस कारण से कि चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वह बिजनेस की डेफिनेशन से बाहर नहीं हो जाएगा। इस केस में चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यह भी आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि वे अपने मेडिकल स्टोर से दवाइयां केवल उनके हॉस्पिटल से इंडोर और आउटडोर पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है, उन्हें ही वह दवाइयां सेल करते हैं, जनरल पब्लिक को दवाइयां सेल नहीं करते, इसलिए इसे बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। यहां पर भी बिजनेस की डेफिनेशन का क्लॉज सी, जहां पर लिखा है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर इत्यादि के नेचर का कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसे बिजनेस की डेफिनेशन में ही माना जाएगा, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन। चाहे उस प्रकार के ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना भी हो, फ्रीक्वेंसी कितना भी हो, कंटिन्यूटी मतलब रेगुलरिटी हो या ना हो, तो भी उसे बिजनेस की कैटेगरी में, बिजनेस की डेफिनेशन में माना जाएगा। इसलिए चाहे यहां पर दवाई की दुकान से केवल इंडोर आउटडोर पेशेंट्स को ही दवाइयां बेची जा रही हो, फिर भी वह बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और एपेलेट अथॉरिटी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कॉमन पार्लांस में चैरिटेबल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी अलग तरीके से समझी जाती है और यह दोनों विरोधाभासी शब्द हो सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस की डेफिनेशन स्पेसिफिकली जीएसटी एक्ट में दे दी गई है, तो हमें बिजनेस को उसी अर्थ में समझना होगा जिस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है। और इस प्रकार से, इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटी बिजनेस के दायरे में आती है। इस प्रकार से यह जो एक्टिविटीज है वह
इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट की एक्टिविटी तो बिजनेस के दायरे में आ जाती है, लेकिन जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 AA के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और वे चैरिटेबल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें जीएसटी में से स्पेसिफिक एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटीज को भी नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर दर्शाई गई है, धार्मिक या स्पिरिचुअलिटी योगा से रिलेटेड एक्टिविटीज है, एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है और प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है, वह सब चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है। यहाँ पर भी मेडिकल सोप से दवाइयाँ बेचना वह चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो इसलिए चैरिटेबल ट्रस्ट भी यदि चैरिटेबल एक्टिविटीज जो डिफाइन की है उनमें यदि संलग्न है तो उन्हें एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन वह बिजनेस के दायरे में तो आते ही हैं। हालांकि एग्जम्पशन मिलने के कारण जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि मेडिकल सोप मेडिसिन बेच रही है, वह चैरिटेबल एक्टिविटीज की जो डेफिनेशन है उसमें नहीं आती, तो फिर वहां पर जीएसटी भरने की जिम्मेदारी आ जाती है, यह एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उन्होंने डिसीजन दिया कि इस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी चैरिटेबल ट्रस्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि वह मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं और जो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन सेल की जा रही है, चाहे वह कम दाम में ही बेची जा रही हो, वह सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। इस केस में यह चैरिटेबल ट्रस्ट एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के डिसीजन के अगेंस्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में सबसे पहले स्कोप ऑफ सप्लाई दर्शाता हुआ सेक्शन 7 का अवलोकन किया और सेक्शन 22(1) जिसमें रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता दर्शाई गई है उसका अवलोकन किया। उसके बाद में जो बिजनेस की डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 के अंदर, उसका भी अवलोकन किया और उसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, Having regard to the aforesaid provisions contained in the said act, there remains no doubt that every supplier who falls within ambit of section 22(1) of the act has to get himself registered. जो भी सेक्शन 22(1) के दायरे में आता है उसको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना होगा। As per section 7(1) of the act, the expression supply includes all form of supply of goods and service or both, such as sale, transfer, barter, etc., made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business। वही जो सेक्शन 7(1) दर्शाता है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया। It is not disputed that the petitioners are selling the medicine may be at a cheaper rate but for consideration। यहाँ पर भले ही वह चैरिटेबल ट्रस्ट कम दाम पर बेच रहा है, लेकिन वह कंसिडरेशन तो है ही है, क्योंकि कुछ मूल्य तो वह ले ही रहा है और इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, कि वह अपने बिजनेस के कोर्स में इस प्रकार का सेलिंग का कार्य कर रहे हैं। द सबमिशन ऑफ मिस्टर जोशी दैट सच अ सेल कुड नॉट सेड टू बी ए बिजनेस इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन कंटेन्ड इन सेक्शन 217 ऑफ द सेड एक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसी बात को सही ठहराया है जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा था कि सेक्शन 217 में जो बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार जो पिटिशनर के एडवोकेट का आर्ग्यूमेंट है उसे माना नहीं जा सकता। एज पर सेड डेफिनेशन द बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट। यह डेफिनेशन बताकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, फ्रॉम द बेयर रीडिंग ऑफ द सेड डेफिनेशन इट क्लियरली इमर्जेस दैट एनी ट्रेड और कॉमर्स वेदर और नॉट फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट वुड बी इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ बिजनेस एज डिफाइंड इन सेक्शन 217। अर्थात चाहे कोई भी ट्रेड और कॉमर्स हो,
चाहे वह पिक्यूनियरी बेनिफिट्स अर्थात कोई आर्थिक लाभ के लिए हो या न हो, फिर भी वह बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। Mr. Joshi has failed to substantiate or justify his submission as to how such activity of selling medicine to the patients for consideration could not be said to a trade or commerce। जो एडवोकेट हैं पिटिशनर के, वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए अपनी आर्ग्यूमेंट को कि यह पेशेंट्स को जो दवाइयाँ बेची जा रही है वह ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन में या ट्रेड और कॉमर्स के दायरे में कैसे नहीं आ सकते हैं। For the purpose of business under section 217 of the act, it is immaterial whether such a trade or commerce or such activities for pecuniary benefit or not। फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस चीज पर जोर दिया है कि बिजनेस की जो डेफिनेशन दे रखी है जीएसटी एक्ट में, उसके अंतर्गत चाहे पिक्यूनियरी बेनिफिट के लिए वह एक्टिविटी की हो या नहीं, फिर भी वह बिजनेस के दायरे में आ जाती है। इस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि जो दोनों अथॉरिटीज, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उन्होंने जो डिसीजन दिया है वह सही लग रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी इलीगलिटी या इन्फर्मिटी ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं दिखी, और इस प्रकार से चैरिटेबल ट्रस्ट की पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इस प्रकार से इस जजमेंट से दो चीजें प्रस्थापित हो गई कि चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो वह भी जीएसटी के दायरे में कवर हो जाता है यदि अन्यथा उन्हें एग्जम्पशन ना मिला हो, और दूसरा यदि प्रॉफिट मोटिव न भी हो तब भी जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है वह सप्लाई के दायरे में आ जाती है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।